बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायूरेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो उसकी फर्स्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे डायूरेटिक्स। सो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज डायूरेटिक्स। ऑल दोज ड्रग्स which increase the urine output वो तमाम ड्रग्स जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड डायूरेटिक्स। अब यूरिन आउटपुट कितना इंक्रीज़ होगी, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, नॉर्मली आप लोगों को वो सीखना है कि हमारे पास डेली नॉर्मली कितनी यूरिन बननी चाहिए, फिर कितना ज़्यादा यूरिन होगा तो इसको हम डायूरेटिक्स बोलेंगे। और इससे तो हमारे पास नॉर्मली लेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द, पहले आप ये कंसेप्ट सीख लें। हमारे पास दिस इज किडनी, देयर आर 2 kidneys in 1 human being containing about 2.4 millions of nephron. So about 1.2 million are nephron present in each kidney. So this is bean shaped structure. Kidney. Now the unit of kidney, the structure and functional unit of kidney is the nephron. Now अगर nephron की मैं structure ड्रा कर लूँ, so this is the Bowman capsule. This is the cup shaped structure and this is called Bowman capsule. And after Bowman capsule, then the first part, tubular part, that is PCT, proximal convoluted tubule. And after that there is U tube or loop of Henle, which again consists of 3 parts. ये भी हमारे पास इनके 3 parts है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड थिन डिसेंडिंग लूप, ये थिन होता है डायमीटर में, एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। आफ्टर दैट देयर इज सेकंड पार्ट of the loop of Henle, and after that the last part of loop of Henle is the thick ascending part. इसको हम एक एक पार्ट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इसलिए सो दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज द, यहाँ से मैं थिक कर देता हूँ थोड़ा इसको। सो दिस इज द लास्ट थिक ascending पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हिनले। और जो ही लूप ऑफ हिनले आपके पास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड एट द एंड हियर इज द लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, जो कि एंटर हो जाती है पेल्विस में। नाउ दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन। अब निफ्रॉन की हम इधर ये डिस्कस कर रहे हैं कि डायूरेटिक्स में हम तभी ये समझ सकेंगे कि हमारे पास वो ड्रग डायूरेटिक्स कहलाएगी जो कि ज़्यादा यूरिन आउटपुट देगी। तो हमारे पास नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है, तो नॉर्मली हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्मॉल डायग्राम ऑफ योर हार्ट। सो जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट हमारे पास कितना है, 5 लीटर इन अ मिनट, जिसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। मींस आपकी जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करती है, 5 लीटर इन अ मिनट। सो दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट।
cardiac output is 5 liter in a minute. Now this 5 liter of blood, हमारे पास जो 5 लीटर ऑफ ब्लड है जो 1 मिनट में पंप होती है हार्ट के थ्रू, ये डिवाइड होती है बॉडी में। अब इस 5 लीटर का 20% ब्लड जो है वो किडनीज को जाती है। सो 20% ऑफ दिस 5 लीटर इज मूविंग टुवर्ड्स द किडनी, बोथ किडनीज राइट एंड लेफ्ट। सो दिस 20% हमारे पास 5 लीटर की कितनी बनती है, ये बनती है 1 लीटर पर मिनट। सो इट मीन्स कि हमारे पास 1 मिनट में 1 लीटर ऑफ द ब्लड इज मूविंग टुवर्ड्स द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास किडनी के पास कितना ब्लड आता है, 1 लीटर ऑफ द ब्लड। अब 1 लीटर ऑफ द ब्लड, चूँकि इस ब्लड में हमारे पास प्लाज्मा भी होगा, ब्लड सेल्स भी होंगे, और ब्लड प्लाज्मा और सेल्स का हमें पता है कि ब्लड सेल्स जो है हमारे पास 60% ऑफ द प्लाज्मा होती है, वाइल 40% और द 40% हमारे पास सेल्स है, 60% हमारे प्लाज्मा है। सो अगर 1 लीटर की 60% हम निकाल लें तो ये हमारे पास बनता है 600 ml। तो इसका मतलब ये, अगर आप लोगों को याद हो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दिस इज़ द एंट्री ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल which will enters here forming the network of capillaries called glomerulus, and after glomerulus formation they will form another arteriole called efferent arteriole। अब इस रीनल आर्टरी के थ्रू जो हमारे पास 1 लीटर ब्लड आएगा पर मिनट, वो इसी एफरेंट आर्टेरियोल और देन कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में जाएगी, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी। सो 1 लीटर ब्लड टोटल रहेगा, लेकिन इसमें जो प्लाज्मा है जिसकी फिल्ट्रेशन होगी, वो प्लाज्मा फिल्ट्रेशन हमारे पास कितनी होगी, इसकी तकरीबन 600 ml की होगी, क्योंकि 60% प्लाज्मा होते हैं। तो 6, इसका मतलब ये है कि अबाउट 600 ml ऑफ द ब्लड हमारे पास होती है फिल्टर्ड इन 1 मिनट। अब 600 ml तो यहाँ पर आ जाती है फिल्ट्रेशन के लिए, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट फिल्टर्ड, ओनली 120 ml इज फिल्टर्ड इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में हमारे पास 120 ml जो है वो फिल्टर हो जाती है। अब ये 120 ml जो 1 मिनट में फिल्टर हो रही है, ये सारी यूरिन में नहीं बनेगी। अबाउट 119 ml इज रीअब्सॉर्ब्ड। इसमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल be reabsorbed by the process of tubular reabsorption, and about 119 ml will be reabsorbed, and the remaining in tubular form में reabsorb होगा, और जो एंड पे यहाँ पर बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड यूरिन। और ये यूरिन हमारे पास होगी 1 मिनट में 1 ml। सो हमारे पास 1 ml 1 मिनट में जस्ट 1 ml ऑफ यूरिन बनती है। सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन, 1 ml इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमारे पास 1 ml ऑफ यूरिन बनती है। अब लेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 घंटे का वो कर लेते कि हमारे पास, या लेट फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे दिन के काउंट कर लेते कि हमारे पास पूरे दिन में कितना यूरिन बनेगा, तो पूरे दिन में हमारे पास होती है 24 आवर्स, और ईच आवर कंटेन 60 मिनट्स। सो अगर आप इसको ज़रब दें तो इससे आता है 1440 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि 1440 मिनट्स और 1 मिनट्स में 1 ml, सो 1440 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ml। सो हमारे पास टोटल बनती है अबाउट 1440 ml ऑफ द यूरिन इन 1 आवर 1 डे। मीन अगर आप 24 आवर दिन रात के आप अपनी यूरिन की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास बनती है 1440 ml, विच इज़ राउंड अबाउट 1.4 लीटर। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप लोग बोलते हैं हमारे पास जो नॉर्मल यूरिन बनती है वो 1.5 लीटर है दोनों किडनीज के थ्रू। सो 1.4 या 1.5 लीटर की जो यूरिन बनती है उसकी कैलकुलेशन ये है कि हमारे पास 5 लीटर ऑफ द ब्लड जो है कार्डिक आउटपुट है, जिसमें 1 लीटर पर मिनट जो इधर आती है किडनी की तरफ, इसमें 600 ml प्लाज्मा है वो फिल्टर होने के लिए आती है, लेकिन उसमें से 120 ml जो है वो फिल्टर हो जाती है, 119 ml रीअब्जॉर्ब हो जाती है, और जस्ट 1 ml इन 1 मिनट हमारे पास यूरिन में कन्वर्ट होती है। तो इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास 1.4 लीटर ऑफ द
यूरिन फॉर्मेशन होती है। नाउ अगर एक बंदा है उसकी, तो अब लेट फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। सो ये जो लाइन है दिस इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट, मीन दिस इज अबाउट 1.4 लीटर, 1.4 से लेकर 1.5 लीटर, दिस इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन 24 आवर। नाउ इफ अ पर्सन हैज़, अगर एक पर्सन है और उसकी यूरिन आउटपुट 500 ml तक डिक्रीज हो जाती है, तब भी हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और एक लेट फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी यूरिन आउटपुट पर डे 3500 ml तक ऊपर चली जाती है, तब भी हम इसको कंसिडर करते हैं। तो दिस इज अ रेंज। आइडियली अ पर्सन शुड प्रोड्यूस 1.4 लीटर ऑफ यूरिन in 24 hours, but if a person produce less than 1.4 liter up to 500 ml, still it is considered as normal. But if a person producing large amount of urine and producing 3500 ml per day, still up to 3500 it is considered as normal. 3500 तक इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन if a person is producing more than 3500 ml of urine per day, then now this is called polyuria. This is called polyuria. और यही चीज़ है कि हमारे पास जो डायूरेटिक्स है, these drugs are actually producing polyuria. ये हमारे पास क्या करेगी, पोलियूरिया करेगी। पोलियूरिया का मतलब है इट विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। ये यूरिन की आउटपुट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब यूरिन की आउटपुट इस डायूरेटिक्स के थ्रू किस तरह इंक्रीज होगी, अब इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाई दे आर कॉल्ड डायूरेटिक्स, बिकॉज दीज ड्रग्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द नॉर्मल यूरिन आउटपुट। जो कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमारे पास 1 ml पर मिनट है, it will increasing the normal urine output from this normal condition, ठीक है। सो जब ये यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर आपके पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली हमारे पास ये किस तरह एक्ट करती है डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स में जो हमने लास्ट लेक्चर में क्लासीफाई किया था कि हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है, हमारे पास पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स है, और हमारे पास थायजाइड डायूरेटिक्स है। तो उन डायूरेटिक्स की मेनली उसकी कंसेप्ट क्या है, और उसको पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स क्यों कहेंगे, उसको हम नॉर्मली थायजाइड डायूरेटिक्स क्यों कहेंगे, तो इसको नेक्स्ट अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डायूरेटिक्स, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है। तो हमारे पास जब इधर एक दफ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनती है, ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बनती है अबाउट 120 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन 1 मिनट। सो दैट 120 ml ऑफ फिल्ट्रेट ये यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट जगह, दिस इज द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, इसमें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है, फिर टिब्यूलर पार्ट में डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है, एसेंडिंग लूप में हम डिफरेंट पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिंग डक्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो लेट फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक सेल में इधर ड्रा कर लूँ, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज 1 सेल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज 1 सेल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड ये हो जाती है। तो लेट फॉर एग्जांपल हियर हमारे पास क्या है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होगी, यूजफुल सब्सटेंस भी होगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पर सारी चीज़ों की होती है, चाहे वो यूजफुल हो फॉर द बॉडी या हार्मफुल हो। उसके बाद यूजफुल चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती है और हार्मफुल चीज़ें यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। तो जो हमारे पास यूजफुल चीज़ें उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, ये सारे यूजफुल है। अब हमारा काम इस यहाँ पर है सोडियम, जो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइंस है, यहाँ पर यहाँ पर फिल्टर हो गई है। अब इसको हमने रीएब्जॉर्ब करना है इस थ्रू। तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे, साथ में इसके साथ होती है बाइकार्ब, जो कि इम्पोर्टेंट आइन है फॉर एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, एसिड बेस बैलेंस में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एसिड बेस बैलेंस किस तरह होती है इसकी थ्रू। सो बाइकार्ब आइन। नाउ यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ सीखनी है, दिस सेल जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एक सेल को इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसके दो पार्ट्स हैं, दिस पार्ट ऑफ द ल्यूमिनल सेल
this part of the proximal convoluted tubule cell, this is called luminal part of the cell, and this part is called, this is called luminal part, and this part is called basolateral. So this is basolateral part and this is luminal part of the proximal convoluted tubular cell. अब यहाँ पर हमारे पास एक पंप प्रेजेंट होती है जिसका नाम है, what is the name of this pump? This pump is called sodium proton co-transporter, काउंटर ट्रांसपोर्टर, सॉरी इसको करेक्ट कर लें, काउंटर ट्रांसपोर्टर. सो दिस इज कॉल्ड सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर. अब इसका काम ये है कि ये हमारे पास सोडियम और प्रोटॉन को काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है. क्या मतलब? this pump actually pumps the sodium from lumen to this cell, and proton mean hydrogen ion ये पंप करता है from inside of the cell to the lumen खाली जगह को कहते हैं. सो ये प्रॉक्सिमल कन्वर्ट ट्यूबुलर की यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर ये प्रोटॉन पंप कर देता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, और अंदर क्या ले आता है? सोडियम आयन. सो ये पंप, एक पंप आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये एक पंप है जिसका नाम है सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर. और इस सोडियम प्रोटॉन काउंटर जो ट्रांसपोर्टर है, इस पंप, इसका काम ये है कि इट विल पंप द प्रोटॉन फ्रॉम दिस सेल टू द ल्यूमेन एंड इट विल पंप द सोडियम फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द सेल. अब इसको जो बेसोलेटरल पार्ट है, यहाँ पर एक कोर पंप प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम एटीफेज. तो इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ. नेम ऑफ दिस पंप इज सोडियम पोटाशियम एटीफेज. और ये सोडियम पोटाशियम एटीफेज जो कि नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इसका काम ये है कि इट फॉर्म्स 3 सोडियम आउटसाइड. ये 3 सोडियम को आउटसाइड पंप कर देता है एंड पंप्स 2 पोटाशियम इनसाइड. और ये 2 पोटाशियम को इनसाइड पंप कर देता है. अब जब ये 3 सोडियम्स को बाहर फेंकेगा तो दिस सोडियम विल एंटर इनटू द पेरिटिब्यूलर नेटवर्क. ये मैं ड्रा कर लेता हूँ. ये जो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, फिजियोलॉजी में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि रीअब्जॉर्प्शन इन्हीं पेरिटिब्यूलर नेटवर्क में होती है जिसका नाम, दूसरा नाम है वेसा रेक्टा. सो ये सोडियम विल एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. अब जो सोडियम यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ इस सेल में सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो रही है. जब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो सोडियम यहाँ से ल्यूमेन से, जो ल्यूमेन है वहाँ से आसानी से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू इधर आएगा. अगर जो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पर आता है, लेकिन सोडियम इज अ चार्ज मॉलिक्यूल एंड इट कांट बी मूव्स फ्रॉम हियर इनटू हियर विथ सिंपल डिफ्यूजन. सो दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड. सो दिस सोडियम, ये यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट हुई है बाय दिस सोडियम एंड हाइड्रोजन और सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्ट. अब ये हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है, नाउ दिस बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन विद दिस प्रोटॉन एंड इट फॉर्म्स कार्बनिक एसिड. द नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड H2CO3, कार्बनिक एसिड. तो कार्बनिक एसिड हमारे पास कंटिन्यूसली बन रहा होता है इधर. अब हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, दिस इज, अभी इस एंजाइम को हमें इनहिबिट करना है डाययूरेटिक ड्रग्स के थ्रू. तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एंजाइम को हमने अभी इनहिबिट करना है एक ड्रग के थ्रू जिसका नाम है एसिटोजोलामाइड. और वही एसिटोजोलामाइड जिसको हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग, वही हम यूज़ करते हैं एज अ डाययूरेटिक. सो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम दैट, डेंजरस एंजाइम. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डेंजरस बना दूँ क्योंकि इस एंजाइम का काम है
और इसकी भी दो पार्ट्स होती है, एक इंजाइम इसका, एक इंजाइम ये ल्यूमिनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है और एक इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो द नेम ऑफ दिस इंजाइम, दिस इज कॉल्ड, इधर मैं लिख लेता हूँ, द नेम ऑफ दिस इंजाइम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंजाइम? कार्बनिक anhydrase. And the function of carbonic anhydrase is to convert the carbonic acid into two things, hydrogen plus carbon dioxide. Now this proton, it will enter here, carbon dioxide will enter here, and again what happens, here is another enzyme. In this enzyme is actually, this is again carbonic anhydrase. So this carbonic anhydrase, now this will combine with each other and form H2CO3, and after that carbonic anhydrase which is present here, यहाँ पर एक कार्बनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस कार्बनिक एनहाइड्रेस, मैं सिर्फ नाम कार्बनिक एनहाइड्रेस, अब ये कार्बनिक एनहाइड्रेस इसको दोबारा क्या करेगा, इसको दोबारा डिग्रेड करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन दोबारा यहाँ पर इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के थ्रू इस तरह से रिमूव होगा। सो ये हाइड्रोजन फिर से रिपीट होगा। अब इसका टॉपिक का डायरेटिक्स के साथ क्या काम है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसी इंजाइम को इनहिबिट कर देते, ये जो मैंने इधर लिखा है कि ये डेंजरस इंजाइम है, अगर इसी इंजाइम को हम इनहिबिट कर लेते तो क्या होगा? नाउ इफ यू आर इनहिबिटिंग दिस कार्बनिक एनहाइड्रेज इंजाइम बाय द ड्रग लाइक एसिटोजोलामाइड, देन this carbonic acid will not combine with this proton, mean H2CO3 will not form. It means what will the H2CO3 आपके पास, इसका काम क्या है? H2CO3 अगर आपके पास नहीं बनता, मतलब H2CO3 आपके बनता है लेकिन वो इसको एनहाइड्रेज नहीं करता, तो आपके पास होगा क्या? आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास सोडियम, तो तीन चीज़ें होगी। फर्स्ट, जो सोडियम आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर एंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये तभी एंटर होता है जब आपके पास प्रोटॉन बाहर जाता है। अब अगर प्रोटॉन आपके पास यहाँ पर बन नहीं रहा, प्रोटॉन इसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा, ये प्रोसेस नहीं हो रही, तो प्रोटॉन आपके पास ये पंप वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स सोडियम विल नॉट बी मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। जब सोडियम नहीं आएगा तो ये सोडियम कहाँ पर जाएगा? यूरिन में जाएगा, तो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सोडियम हमारे पास एक क्या है? ऑस्मोटिक एजेंट है, और जब ये ऑस्मोटिक एजेंट यहाँ जाएगा तो इट विल फुल द वाटर, ये वाटर अपने साथ क्या करेगा? फुल करेगा, और जब ये वाटर फुल करता है सोडियम अपने साथ, तो इसका मतलब है कि यूरिन आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो मतलब दिस विल बी यूज एज अ डायरेटिक्स। अगर आपके पास सोडियम के अलावा अगर आपके पास बाइकार्ब ज़्यादा जा रहा है, अगर आपके पास बाइकार्ब, क्योंकि ये बाइकार्ब तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होगा, कार्बनिक एसिड नहीं बनेगा आपके पास, जब कार्बनिक एसिड नहीं बनेगा तो अगेन द सेम मैकेनिज्म, जब कार्बनिक एसिड नहीं बनेगा, बाइकार्ब यहाँ पर आएगा, ऑस्मोटिक डायरेटिक है, तो ऑस्मोटिक चीज़ है, तो इसका मतलब है ये भी वाटर अपने साथ फुल करेगा, और अगेन देयर विल बी मोर यूरिनेशन। सो द नेम ऑफ दिस ड्रग, इसी में हमने एक ड्रग को पढ़ लिया जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते, जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर देते, सो इट विल बी यूज एज अ डाईयूरेटिक्स। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। आज हमने पढ़ लिया अबाउट कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, दोज ड्रग्स विच इनहिबिट्स दिस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, and once this enzyme is inhibited, then the proton and bicarbonate, it will not combine, so carbonic acid will not be synthesized. It means there will be no proton gradient, so sodium will not moving from the lumen into the cell. सोडियम जब इधर नहीं आएगा तो सोडियम कहाँ जाएगा? यूरिन में जाएगा।
इसी ट्यूब में जब यूरिन सोडियम जाता है तो इट इज़ ऑस्मोटिक एजेंट, इट विल फुल द वाटर, इट मीन इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट। और साथ में जब बाइकार्ब मूव करता है, सो बाइकार्ब विल अगेन इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट, अगेन इट विल फुल द वाटर, अगेन इट विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। दैट मीन्स अगर आप किसी पेशेंट को क्या देते, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एसीटोजुलमाइड। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज ड्रग की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एसीटोजुलमाइड।